Good morning, dear students. Static equilibrium, इसका ए पार्ट माइक्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। मैं एक बात और आपसे श्योर करना चाहता हूँ कि जितने इक्विलिब्रियम के टाइप्स हमने पढ़े हैं, उनके जिनके फिगर्स हमने बनाए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आप उनका वो फिगर सेम वही बनाए जो मैंने आपको बोर्ड पे बनाया है। आप कहीं से अपनी बात प्रूफ करिएगा, लेकिन वो इक्विलिब्रियम को प्रूफ करना चाहिए। फिगर आप कोई भी बना सकते हैं। मैंने ये लाइन आपको पिछले वीडियो में भी कहा था, मैं आपको उसको रिपीट भी कर रहा हूँ। माइक्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का सिंपल फिगर जो आपने पहले से बनाया हुआ है, प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड और ये सप्लाई। प्राइस और क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम पॉइंट ई। आप ऑलरेडी कर रहे हैं, मांग और पूर्ति एक दूसरे से ई बिंदु पर बराबर हो रहे हैं, तो यहाँ मूल्य है आपका OP और मात्रा है आपकी OQ। इस पर बहुत सारी बात आप ऑलरेडी किए हैं। ये माइक्रोस्टैटिक का भी एग्जाम्पल है और सिंपल आपने इक्विलिब्रियम का भी एग्जाम्पल देखा था और माइक्रो का भी एग्जाम्पल देखा था। एक पहला वाला। अब हम दूसरे पर चलते हैं, बी पार्ट पर, मैक्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पर। मैक्रोस्टैटिक हमने ये फिगर ऑलरेडी इसको भी डिस्कस किया था। y बराबर E बराबर 45 डिग्री। ये है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की एक लाइन, और यहाँ हमने कुछ दिया है C प्लस I प्लस डेल्टा I। Y1, Y2 नेशनल इनकम, C और I, E1 और E2। C को हमने यहाँ लिखा A प्लस BY। यहाँ हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और I को हमने लिखा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। हमने कहा कि अगर गवर्नमेंट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को बढ़ा करके C प्लस I से C प्लस I प्लस डेल्टा I करती है, तो हमारा नेशनल इनकम का लेवल Y1 से Y2 की तरफ मूव कर जाता है। ये हो गया कि इंटू डेल्टा I बराबर डेल्टा Y। ये तीन चीज़ें आप इसके राइट हैंड की तरफ इसके अलजेब्रा को लिख सकते हैं। ये है आपका मैक्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। जैसे ही हम लोग मैक्रो में जाएंगे, नेशनल इनकम के डिटर्मिनेशन पर, ये फिगर आपको वहाँ भी मिलेगा, वहीं से ये लिया भी गया है। इसको आपने BA2 में भी पढ़ा होगा, जब आप केन्सियन फ्रेमवर्क की चर्चा कर रहे थे रोजगार के निर्धारण की। जो आपका बी पार्ट है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम में माइक्रो डायनामिक इक्विलिब्रियम, बी पार्ट मैक्रो डायनामिक इक्विलिब्रियम। माइक्रोडायनामिक इक्विलिब्रियम का सबसे बेहतर एग्जाम्पल कॉबवेब मॉडल है, और इसके लिए हम ये सेम फिगर जो मैक्रोस्टैटिक का लिए हुए हैं, उसी में से हम डिफरेंट टाइम पीरियड्स में
हम उसको देख सकते हैं। पहले मैं यहीं आ रहा हूँ मैक्रोडायनामिक इक्विलिब्रियम की तरफ, उसके बाद मैं कॉबवेव पे आऊँगा। प्राइस, क्वांटिटी, एक सबसे खास बात, जब कभी भी ये रेखा आप बनाएं, आप एग्जैक्ट मेजर करके बनाएं, 45 डिग्री पर ही होनी चाहिए। अगर मैं बनाते समय फिगर में कहीं से मेरा फिगर इधर उधर भी होता है तो आप ऐसी गलती मत करिएगा। आप इसको एग्जैक्ट 45 पे बनाएंगे। और ये रेखा हमने खींच दिया सी का, और ये खींच दिया सी प्लस आई का, E1 पॉइंट ये हो गया, E2 पॉइंट ये हो गया Y1 और ये हो गया Y2। अब अगर हम इसको हम अगर Y2 न लिख करके, अभी ये सेम फिगर हमने चूंकि यहाँ बनाया था इसलिए हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये Y0 कर लेते हैं, ये YN कर लेते हैं। एक नाम है n, एक कॉमन नंबर है, nth टर्म जिसे आप यूज़ करते हैं। तो इस पॉइंट पर जब आप इक्विलिब्रियम में हैं, जिसमें आप कह रहे हैं C प्लस आई, यानी कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाली रेखा, यानी C प्लस आई, इसको कभी कभी कहीं आपको ऐसे भी मिलेगा y इक्वल टू सी प्लस एस, उससे कोई अंतर नहीं है, वो दोनों सेम है। तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मिल करके E1 बिंदु पर एक दूसरे के बराबर होते हैं। नेशनल इनकम आप कहते हैं OY0। ठीक उसी प्रकार से यदि इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ करके C प्लस आई से C प्लस आई प्लस डेल्टा आई होता है, अर्थात निवेश में परिवर्तन डेल्टा आई होता है, तो हमारा नया इक्विलिब्रियम का स्तर Y1 है। अब इस Y0 और YN के बीच में अगर हम इसे कुछ इस तरीके से प्लॉट करें, तो ये HTKLM, यानी इसका जो पाथ है, ट्रैक है, वो कुछ इस तरीके का है। कहने का मतलब ये है कि E1 से लेकर के E2 के बीच में डिफरेंट इक्विलिब्रियम के और पॉइंट्स हो सकते हैं। यदि हम नेशनल इनकम की बात करें तो ये Y0 से YN, इसके लिए एक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है कि इसको बोलते हैं कर्व स्टेप। कर्व स्टेप, ये जो स्टेप है वो ये बताता है E1 से लेकर के E2 तक, ये स्टेप है सीढ़ीनुमा है, इसीलिए ये देखिए 1 2, तो ये हम E0 से E1 से लेकर के E2 तक पहुँचे हुए हैं। यानी इसके बीच में अगर हम डिफरेंट पॉइंट्स को देखें तो हमारा ये पथ, माने E0 से E2 पर डायरेक्ट नहीं, हम ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में भी पहुँच सकते हैं, यानी डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में। इसको आप चाहें तो यहाँ T1 कर सकते हैं, T+2 कर सकते हैं, T+3 कर सकते हैं, Tn भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप टाइम को भी दिखा सकते हैं। हम ये HKM से लिखे हैं, इसको T1 T2 T3 भी आप लिख सकते हैं। मीन्स कि अगर हम इसको इस तरीके से मूवमेंट दिखा दें सीढ़ीनुमा तो हम कहते हैं मैक्रोडायनामिक, लेकिन अगर हम ये स्टेप चेंज करने केवल इन 2 पॉइंट्स को ले लें तो इसे बोलते हैं हम मैक्रोस्टैटिक। अब हम जा रहे हैं आपके
डायनामिक इक्विलिब्रियम की तरफ। माइक्रो डायनामिक इक्विलिब्रियम की चर्चा करते समय हमने कहा कि माइक्रो डायनामिक्स या माइक्रो डायनामिक इक्विलिब्रियम को शो करते हैं हम कॉबवेव मॉडल से। कॉबवेव मॉडल बेसिकली पेरिसेबल एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के केस में हम ये दिखाते हैं कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में हम उनके एनालिसिस को करते हैं और एक साइक्लिकल मूवमेंट को दिखाता है, साइक्लिकल मूवमेंट्स को दिखाता है। मीन्स एग्रीकल्चर वस्तुओं के संदर्भ में हम कॉबवेव मॉडल की चर्चा करते हैं। कॉबवेव मॉडल में मकड़ जाल, कॉबवेव की हिंदी है मकड़ जाल, मकड़ी के जाले जैसा एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड। 3 तरीके के कॉबवेव मॉडल की चर्चा की जाती है, कन्वर्जेंट कॉबवेव, डाइवर्जेंट कॉबवेव एंड कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड न्यूट्रल। तीसरा है आपका न्यूट्रल नहीं, कंटिन्यूअस कॉबवेव। 3 तरीके का नाम है। हम पहले पर जा रहे हैं, कन्वर्जेंट कॉबवेव मॉडल। कन्वर्जेंट मॉडल में लिख बल्कि सिर्फ कॉबवेव लिख दे रहे हैं, कन्वर्जेंट कॉबवेव। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मीन्स सप्लाई से इस ग्राफ को बनाते समय थोड़ी सी आप सावधानी बरतेंगे, नहीं तो इसके गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। किस तरीके से मूव कर रहे हैं। यानी कि हम यहाँ हैं A B C D E F, ये हो गया आपका डिमांड और ये हो गया आपका सप्लाई। हम इसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ए पॉइंट से। आप देख रहे हैं कि यदि हम इसे बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि 1-2 बार आप अपनी प्रैक्टिस बनाइएगा तो आराम से ये बन जाएगा। यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। ये जो मूवमेंट है ऐसे है A B C D E F, ये मूवमेंट हो गया A B C D E F। आप देख रहे हैं, आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं घूम के, यानी आपका जो मूवमेंट है वो यहाँ की तरफ है, यहाँ की तरफ।
ई स्टार की तरफ। तो मूवमेंट फ्रॉम यहाँ से ये है ई स्टार की तरफ, यानी इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करना। कन्वर्जेंट कर्व वेव। इसका ठीक उल्टा डाइवर्जेंट कर्व वेव। इसको आपने कहाँ से स्टार्ट किया था? सप्लाई से। ये हो गया आपका डिमांड, ये हो गई आपकी सप्लाई। B C D E। डाइवर्जेंट कर्व, यानी ये हो गया इसका मूवमेंट ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, यानी आप ये कह सकते हैं ई पॉइंट से दूर जा रहा है। आपने कन्वर्जेंट का वेव को स्टार्ट किया था, कन्वर्जेंट का वेव को सप्लाई से, डाइवर्जेंट का वेव को आप स्टार्ट करिएगा डी से। तो आप देखेंगे हम ई की तरफ आएंगे और यहाँ ई से दूर जाएंगे। ये फिगर मैं ऑलरेडी इसको मैंने बनाया है, बना करके ही आया भी था बताने, उसके बावजूद भी आपने देखा कि मैं खुद ही भूल गया। तो आप इसे जब भी बनाएंगे तो आप अपनी प्रैक्टिस बनाएंगे तो आप ये आराम से बना लेंगे, नहीं तो आप इसको गलत बना देंगे। कन्वर्जेंट का वेव, दूसरा है डाइवर्जेंट का वेव। और याद रखिएगा खास बात, ये यहाँ से शुरू होगा। तीसरा है आपका कंटीन्यूअस का वेव। तीसरा कंटिन्यूअस का वेव। इसके लिए सबसे बढ़िया जो आइडिया हमको लग रहा है कि आप सबसे पहले इस बॉक्स को बना लें। इस बॉक्स को सबसे पहले बना लें, इसका मिड में ये स्थान निर्धारित कर लें
और इसको फिर बनाएं। ये हो गया आपकी सप्लाई, ये हो गई डिमांड। Q1, Q2, ये हो गई क्वांटिटी, ये हो गई प्राइस। ए बी सी और डी। मैं सिर्फ इसको बनाने का टेक्निक तो बता दिया कि कैसे आप इसे बनाएंगे, आराम से बन जाएगा। दो ये 4 एक स्क्वायर खींच लीजिएगा। उसके बाद इनके कार्नर्स वापस में मिलाएंगे तो देखेंगे आप एक हमको साइक्लिकल मूवमेंट, कंटिन्यूअस एक ही तरीके का मूवमेंट मिलेगा। लेकिन टेक्निकली इसे हम क्या कहेंगे, डिमांड और सप्लाई की जो स्लोप्स हैं वो आप एक दूसरे के इक्वल खींचेंगे तो कंटिन्यूअस कर्व मिल जाएगा। अब ये तीनों तरीके के जो कर्व हैं, जिसको आपने कहा एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के केस में जो दिखाई देते हैं, एक साइक्लिकल मूवमेंट को दिखाते हैं। जब आप एग्ज़ाम में कभी भी इसको बनाएं तो एग्ज़ाम में नाम केवल तीनों का दे दें और कर्व मॉडल माइक्रोडायनामिक को किस तरीके से बताता है 2 लाइन उसके बारे में लिखें। और तीनों में से एक कोई, चाहे कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट या कंटिन्यूअस कर्व भी एक फिगर कोई आप बना सकते हैं। आपको बस खास बात ये ध्यान रखना है कि कन्वर्जेंट है तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा। तो अभी आपने कहा कन्वर्जेंट है तो सप्लाई से स्टार्ट करिए, डाइवर्जेंट है तो उसे डिमांड से स्टार्ट करिए, और कंटिन्यूअस है तो चाहे जहाँ से स्टार्ट करिए, डिमांड पे या सप्लाई से कहीं से स्टार्ट करेंगे, एक साइक्लिकल मूवमेंट आपको दिखेगा। इतने टाइप्स मिले हैं, इसके अलावा भी जो और कहीं टाइप्स नए कुछ दिखाई देते हैं, मैं कहीं और ढूंढूंगा, कहीं से कुछ मिलता है तो मैं इसको भी आपको बता दूंगा आपके अगले वीडियो में। मैंने आपसे कहा कि इक्विलिब्रियम का जो भी कॉन्सेप्ट है वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके महत्व को दिखाते हुए आपने कल कहा था कि स्टेगलर कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम के एनालिसिस को ही हम बेसिकली, इकोनॉमिक्स क्या है तो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द एनालिसिस ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि वह एक संतुलन के अर्थशास्त्र एक संतुलन का निर्धारण है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। साथ ही साथ किस तरीके से इसने माइक्रो और मैक्रो के बीच में अपना एक प्लेस बनाए हुए है। तो आपने कल कहा था ये भी कि सेंट्रल जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें किस तरीके से इक्विलिब्रियम को एक अपनी खुद की पोजीशन मिली हुई है। जितने भी टाइप्स हमने आपको यहाँ डिस्कस किए हैं, जिनका फिगर्स बनाया है, उनको आप कहीं से बना सकते हैं। कर्व के रूप में भी दिखा करके बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन के भी रूप में आप दिखा करके बना सकते हैं। इस तरह से पहली यूनिट जिसमें आपने इक्विलिब्रियम की चर्चा की है और जिसमें इक्विलिब्रियम के बहुत सारे पॉइंट्स को आपने हाईलाइट किया है और इक्विलिब्रियम के कौन कौन से टाइप्स होते हैं जिनको डिस्कस किया है, उनके फिगर्स को आपने देखा है। एक बात और मैं अभी यहाँ थोड़ी बात नहीं कहा कि जैसे ही आप इनमें जाएंगे आप डायनामिक, स्टैटिक और डायनामिक में, तो माइक्रोस्टैटिक, मैक्रोस्टैटिक, माइक्रोडायनामिक, मैक्रोडायनामिक, स्पेशली जब काव्य का हम जिक्र करेंगे तो उनकी कुछ अपनी मान्यताएं हैं, जिन मान्यताओं को आप लिखेंगे जब कभी भी आप उसका नोट्स बनाइएगा तो उन मान्यताओं का भी आप जिक्र करिएगा। जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसको हम ई कंटेंट के माध्यम से आपको उपलब्ध भी करा देंगे, आप उसे देख लीजिएगा। हिंदी और अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट्स से मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप दोनों को देखिएगा, क्योंकि एज इट इज़ अंग्रेजी का हिंदी कर पाना संभव नहीं है, इसलिए आप उसे ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट मैं अब जो सेकंड आपकी यूनिट है वहाँ से मैं मूव करूँगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पर। आय का जो चक्री प्रवाह है कि किस तरीके से हम इनकम के सर्कुलर फ्लो को देख सकते हैं। और ऐसे तो आपको देखने से ये समझ में आता है कि ये इनकम का जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, ये एक सिंपल डायग्राम है कि किस तरीके से हाउस होल्ड जो दो सेक्टर्स इसमें लिए गए हैं, एक है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा है फर्म का सेक्टर, तीसरा है आपका गवर्नमेंट। तो ये हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कैसे हाउस होल्ड सेक्टर उत्पादन के साधनों को प्रोवाइड करवाता है फर्मों को, और फर्मों से वह कुछ न कुछ भुगतान करवाता है, मीन्स उससे पैसा लेता है। उसी प्रकार से फर्में उत्पादन के साधनों को लगा करके उत्पादन को करती हैं और उन उत्पादनों को फिर से बेच देती हैं, बेच करके पैसा कमा लेती हैं। तो किस तरीके से हाउस होल्ड और फर्म एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अगर हम गवर्नमेंट को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो गवर्नमेंट किस तरीके से उनके बीच में रोल प्ले करती है, मीन्स किस तरीके से दोनों सेक्टर से वो टैक्स के रूप में इनकम को लेती है और तमाम सारी छूट के माध्यम से उनको वो सहायता देती है गवर्नमेंट। और इसमें हम एक सेक्टर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को ले लें तो जिसको हम कहते हैं फॉरेन सेक्टर, तो इसको ले करके एक तीसरी चौथी बात जिसमें हम इन तीनों को लेकर के डोमेस्टिक इकॉनमी और इसको कहते हैं ओपन इकॉनमी, जिसको क्लोज्ड इकॉनमी, डोमेस्टिक इकॉनमी और क्लोज्ड इकॉनमी और ओपन इकॉनमी, इसको लेकर के हमने अपनी बात को रखा हुआ है कि किस किस तरीके से इन दोनों का मतलब कि इस सेक्शन में ये तीनों आपस में कनेक्टेड है और ये भी इनसे कनेक्ट होता है, यानी चारों का आपसी इंटरसेक्शन दिया हुआ है। इसका जिक्र हम आपके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।